वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं जो प्रश्न बता रहा हूं वो 100% आना तय है, क्योंकि आपकी कक्षा 12वीं में अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब में एक टॉपिक है, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। मतलब कहानी को नाटक में कैसे बदलें। अगर हम किसी कहानी को नाटक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया तो आप लोगों के 3 मार्क्स पक्के हैं। तो जब हमें पता है कि अरे इस प्रश्न ने आना है तो हम क्यों ना तैयारी करें। और इस टॉपिक से 2 प्रश्न ही मोस्टली बनते हैं। क्या? पहला, कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया बताइए कि वो प्रोसेस क्या है, कहानी को नाटक में कैसे बदलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कहानी को नाटक में बदलते समय हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखवा दिए हैं। तो कोई भी प्रश्न है इसको आप अभी रट लीजिए। पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था और यह टॉपिक इस बार भी है, कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो एक प्रश्न याद करो और 3 मार्क्स पाओ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। कहानी को नाटक में बदलते समय, कहानी को नाटक में बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। या यह पूछा जा सकता है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि कहानी को नाटक में बदलने की क्या प्रक्रिया है और हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए मैंने हेडिंग में दोनों को कंबाइन बताया। देखिए प्रक्रिया और चुनौतियां, मतलब प्रोसेस क्या है कहानी को नाटक में बदलने की और कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी। तो पहला पॉइंट देखिए, साथ साथ आप याद भी कर लीजिए, कहानी के कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, कहानी के कथानक को, अभी याद कर लो साथ साथ, कहानी के कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। ठीक है, कहानी के कथानक, कथानक का मतलब होता है जो पूरी स्क्रिप्ट है, जो पूरी स्टोरी है। कहानी के कथानक को समय और स्थान के अनुसार, कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। याद हो गया? मैं इसलिए इतना फोर्स कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या था कि कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। तो पहला याद हो गया। अब दूसरा, घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं। घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं। अब मान लो आपने कोई स्टोरी पढ़ी किताब में और आपको उस स्टोरी पर कोई प्ले तैयार करना है, नाटक तैयार करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो कहानी पढ़ी है ना, तो कहानी में आपने जो जो पढ़ा उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब स्टेज पर दिखाना पड़ेगा। तो आपको वैसा ही एक्ट तैयार करना है स्टोरी के हिसाब से। तो घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं। हमने जो कहानी में पढ़ा उसके बेसिस पर मेरे को क्या है, दृश्य भी बनाने हैं, क्योंकि मेरे को तो एक्टिंग करवानी है। प्ले में तो स्टेज में होगी ना वो सब चीजें, तो वहां पर तो कैरेक्टर को वो प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या था, कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। दूसरा, घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं, घटना के आधार पर दृश्य तैयार करने। क्लियर? तीसरा, अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए, फालतू के दृश्य नहीं होने चाहिए। चौथा, घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, एक ही घटना को बार बार में नहीं दिखाना चाहिए। तो घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए और दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो दोबारा से बोलूं, पहला पॉइंट आपको क्या बताया, कथानक को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा मैंने क्या बताया, घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं, घटना के आधार पर दृश्य बनाए जाते हैं। और उसके बाद लिख देना, अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए, घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए और दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अब आगे देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए और आपको 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो ये एक्स्ट्रा ही पॉइंट है, मतलब वर्ड लिमिट ज्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला देखिए,
अगर कहानी में संवाद कम है तो संवाद लिखने चाहिए, क्योंकि कहानी में डायलॉग्स कम होते हैं। जब हम किताब में कहानियां पढ़ते हैं ना तो उनमें डायलॉग्स कहां आते हैं ज्यादा। तो लेकिन जब हम कहानी को प्ले में चेंज करेंगे तो प्ले में तो भैया बहुत सारे डायलॉग्स होने चाहिए। तो अगर कहानी में संवाद कम है तो संवाद लिखने चाहिए। अगर कहानी में संवाद कम है तो संवाद और लिखो, और उसके बाद संवाद छोटे, मतलब ना ज्यादा छोटे और ना ज्यादा बड़े हो। संवाद बड़े बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे छोटे भी नहीं होने चाहिए, और संवाद सरल भाषा में होने चाहिए। ठीक है, तो यह भी आप लिख सकते हो। संवाद से रिलेटेड क्या बताया मैंने कि अगर कहानी में कम संवाद है तो संवाद लिखने चाहिए। क्लियर? और संवाद ना बहुत बड़े होने चाहिए ना बहुत छोटे होने चाहिए, और संवाद सरल भाषा में होने चाहिए। उसके बाद स्टेज में सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टोरी को स्टेज में प्ले बना के दिखा रहे हो तो स्टेज में सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जैसे प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि की व्यवस्था, है ना। अब स्टेज पे हम कहानी को क्या कर रहे हैं, मतलब दर्शा रहे हैं, तो प्रकाश सही होना चाहिए, ध्वनि की सुविधा होनी चाहिए। और उसके बाद मन में चलने वाले भावों को नाटक में दिखाना बहुत कठिन होता है, यह उसकी एक समस्या है। मन में चलने वाले भावों को नाटक में दिखाना बहुत कठिन है। अब मान लो तुमने ना स्टोरी में पढ़ा कि राम के मन में ऐसे चल रहा था, तो उसको तुम प्ले में कैसे दिखाओगे। तो ये चैलेंज सामने आता है, क्योंकि स्टोरी में तो हम पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन उसी को जब हमें प्ले में दिखाना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है दिखाना। तो मन में चलने वाले भावों को नाटक में दिखाना कठिन होता है, और मन में चलने वाली सोच को दृश्य के माध्यम से दिखाना बहुत कठिन होता है। तो ये परेशानियां हैं, चुनौतियां, और आगे भी मैंने बताई। तो दोनों का मिक्सअप आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि कहानी को नाटक में बदलते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो भी ये लिख देना। और अगर वो पूछेंगे क्या प्रक्रिया है कहानी को नाटक में बदलने की, तो भी आप ये लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।